हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं विंड पावर कन्वर्सेशन सिस्टम। तो विंड मिल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो इसमें पढ़ने वाली चीज़ क्या है एक्चुअली, तो हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या क्या सोर्सेज हैं, कौन कौन सी जगह हैं जहां पर हम विंड एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, और उसके पीछे की मैथमेटिक्स की हवा के अंदर पावर कितनी है। अब क्या चीज़ पढ़ने की बच गई, वो ये कि कहीं पर हो सकता है कि विंड बहुत तेज चलती हो, कहीं पर धीरे चलती हो, तो उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट रोटर्स को डिजाइन किया गया, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि सन ही एकमात्र कारण है जो विंड के फ्लो का कारण बनता है, जिसकी वजह से विंड फ्लो करती है। हम ये कह सकते हैं कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, एज ऑलवेज आई सेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विंड एनर्जी। 5 नेशन, जर्मनी, यूएसए, डेनमार्क, स्पेन, इंडिया, ये 80% दुनिया की विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ये 238351 मेगावाट 2011 में इतने मेगावाट्स एनर्जी को प्रोड्यूस करते थे। इंडिया में तमिलनाडु, गुजरात लीड करते हैं। जहां पर बात करें मार्च की, तो 1080 मेगावाट कैपेसिटी थी इंडिया की प्रोड्यूस करने की विंड से इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर तमिलनाडु का कंट्रीब्यूशन 770 मेगावाट रहा, गुजरात का 167, आंध्रा का 88 मेगावाट। और इन एनर्जीज को इस्तेमाल करा गया एग्रीकल्चर, एफोरेस्टेशन, डोमेस्टिक पर्पसेस और अलग अलग प्रकार के बहुत सारे स्कैटर्ड कम्युनिटी में इसको इस्तेमाल किया गया। तो कह सकते हैं इन 3 मेजर स्टेट की बात करें, जब इंडिया 2012 की ये वैल्यू है 17,384.6 मेगावाट प्रोड्यूस करता था, तब तमिलनाडु नंबर 1 पे रहा, उसके बाद गुजरात और उसके बाद महाराष्ट्र भी यहाँ पर आया। और कुछ स्टेट जैसे राजस्थान, कर्नाटका, एमपी, आंध्रा, केरल और भी अन्य, जहां पर बनाए गए विंड मिल्स और उससे पावर को जनरेट किया गया। ग्लोबल लुक की बात करें तो 2013 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 3018 गीगावाट तक ग्लोबल एनर्जी प्रोड्यूस करी गई विंड पावर से। इंडिया 5वें नंबर पे आता था उस समय, जब उसकी प्रोडक्शन 20 टेरावाट आवर थी, और परसेंटेज ओवरऑल वर्ल्ड के करस्पॉन्डिंगली देखें तो 6% पावर को वो जनरेट करता था। विंड एनर्जी के रिसोर्सेज 2 हैं, पहला लोकल विंड्स और दूसरा प्लेनेटरी विंड्स। लोकल विंड्स अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस की वजह से होता है, कहीं ज्यादा गर्मी है, कहीं ज्यादा ठंडा है, जिस वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और लोकल विंड्स ब्लो होती हैं। और दूसरी मेजर जो रोटेशन ऑफ अर्थ, जिनको हम प्लेनेटरी विंड्स के नाम से जानते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी साइट्स होनी चाहिए जहां पर हमें विंड मिल्स को लगाना हो, तो पहली जहां पर एनुअल एवरेज विंड स्पीड अच्छी हो, एवरेज यहां पर लेते हैं, ये भी हो सकता है कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। ऑल्टीट्यूड ऑफ प्रोपोज साइट भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो एयर डेंसिटी पे डिपेंडेंट होता है। तो जहां अच्छी डेंसिटी होगी, अच्छे एल्टीट्यूड पर अच्छी डेंसिटी होगी। टेरेन एरिया जैसे हिली एरियाज पर अच्छी डेंसिटी हमें मिल सकती है। और एक महत्वपूर्ण फैक्टर वो है लोकल इकोलॉजी। उसके अंदर अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, जैसे वहां पर हमें कहीं ट्रीज और वेजिटेशन का नुकसान ना पहुंचाना पड़े, अप्रोचेबल हो रोड से, क्लोज हो लोकल सेंटर से, और क्लोज हो वो पावर ग्रिड के, सो दैट हमारी ओवरऑल कॉस्ट और हमें एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाना पड़े। नेचर ऑफ ग्राउंड जहां पर भी हम लगाएं वो फ्री फ्रॉम एरोजन हो। कॉस्ट उस लैंड की जरूरी थोड़ी है कि हम इसको एक पॉश एरिया में लगाने वाले हैं, तो लैंड की कॉस्ट भी दिमाग में रखनी है। एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे बाढ़, आपदा जैसी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब चलते हैं विंड पावर कैसे कैलकुलेट करनी है और उससे मोमेंटम थ्योरी। ये रिलेशन तो बहुत जाना माना है, E = 12 mv²। सो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी विंड की, जिसके अंदर V वेलोसिटी, M उसका एवरेज मास के बारे में बात करें। यहाँ डिस्चार्ज रेट को Q से लिखा गया, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A और उसकी वेलोसिटी V AV। तो ओवरऑल मास फ्लो रेट अगर निकालें और डेंसिटी अगर रो है तो हो गई रो AV। तो अब यहाँ से हम सारी चीज़ें निकालने वाले हैं, तो फाइनल मेरी E निकल कर आ जाएगी जब मैं इसके अंदर M की वैल्यू को पुट करूँगा। अब फाइनली
इस पर्टिकुलर एरिया को डायमीटर के करस्पॉन्डिंगली निकालें तो π/4 d स्क्वायर अगर किसी पर्टिकुलर चैनल का डायमीटर d है तो यही वो मैंने एग्जाम्पल में लिया है। यहाँ पर E इनपुट जो मेरी एनर्जी होगी वो हाफ रो ए VI क्यूब के करस्पॉन्डिंगली जो हमने अभी रिलेशन निकाला। सो EI इक्वल्स टू हाफ रो ए VI क्यूब, ये हमारी इंस्टेंटेनियस पावर हो गई विंड की। अब इस इंस्टेंटेनियस पावर से ले चलते हैं कि कितना हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस पावर से इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम कहते हैं मोमेंटम थ्योरी। तो यहाँ पर लिया इनलेट जिसका एरिया AI, वेलोसिटी VI और PI। तो ये पर्टिकुलर रोटर है जहां पर इसको रोटेट करना है। तो आउटपुट पे हमारे पास AO, VO और PO। एक्चुअली दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो मेरी एनर्जी जो है वो यहाँ रह गई, तो उसी को हम कैलकुलेट कर लेंगे इस मोमेंटम थ्योरी से। सो F इक्वल्स टू mv से हम निकाल सकते हैं, मगर यहाँ पर हम डिफरेंस ले लेंगे। इस तरीके से हम पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और पावर वॉट में हाफ mv स्क्वायर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ V0 मेरी निकल कर आ जाएगी, उससे टोटल पावर ट्रांसफर्ड मेरी निकल कर आ जाएगी। M का फॉर्मूला हम पहले भी लिख चुके थे, बस यहाँ पर फर्क इतना है, इनपुट और आउटपुट दो चीज़ों को देखना है। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया फाइनल PT, मतलब टोटल पावर जितनी ट्रांसफर हो सकती है विंड के थ्रू इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में जो हमने अज्यूम किया था। नाउ द टॉर्क जो है हमारी मोमेंटम थ्योरी के लिए विच इज पावर बाय ओमेगा, की कितनी स्पीड से हमारा रोटर घूमा, कितनी पावर। सो इससे हमारी निकल कर आ जाएगी वैल्यू टाउ की, जिससे हम ओमेगा निकाल सकते हैं πdn। और फाइनली F के अंदर सारी वैल्यूज को अगर हम रख दें तो कैलकुलेट हो जाएगा फाइनल फोर्स, जो पावर हमें मिलेगी, जो फोर्स हमें मिलेगी π/8 रो d स्क्वायर डॉट VI स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर। सो ये वैल्यूज हमें ध्यान में रखनी है फॉर द क्वेश्चंस एंड फॉर द डेरिवेशन इन केस ऑफ द सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। सो नेक्स्ट में हमें क्या पढ़ना है, रोटर्स एंड देयर परफॉर्मेंसेस।